हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है उत्प्रेरक, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है या कैटालिस्ट किसे कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, इसके हम शुरुआती उदाहरण से करते हैं कि जैसे किसी भी स्टूडेंट के लिए टीचर्स उत्प्रेरक का काम करता है। वो उस स्टूडेंट की या तो उसकी पढ़ने की क्रियाशीलता को बढ़ा सकता है या उसकी क्रियाशीलता को वहीं रोक देगा, परंतु उस टीचर की नॉलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन फ्रेंड्स यही अपने इस टॉपिक की है कि उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ मिलाया जाता है और उस पदार्थ की क्रियाशीलता में कोई परिवर्तन, उस पदार्थ के रासायनिक संगठन और क्रियाशीलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अभिक्रिया की क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि किसी चीज़ में मिलाया जाता है और वो उसकी क्रिया को परिवर्तित कर देगा, तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाता है। अब जो उत्प्रेरक होता है ये क्या होता है, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो अवस्था के आधार पर और एक उसके कार्य के आधार पर, क्रियाशील कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया है। कार्य के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप चाहे तो पहले उत्प्रेरक की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया पे मिलाने पर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है, परंतु स्वयं के भार एवं संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट है धनात्मक। इनमें फ्रेंड मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके उदाहरण के ऊपर बनते हैं, और इनमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है ऋणात्मक वाला। इसके बारे में मैं बात करता हूँ, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में कि ऋणात्मक में इसका क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो फर्स्ट है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। धनात्मक का मतलब क्या करता है, यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो इनमें समीकरण आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि आपके समीकरण लिखकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक का यूज़ किया जाएगा या यूज़ किया जा रहा है, तो आपको ये समीकरण जरूर देखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2SO2 + O2 = तो यहाँ पर किस में परिवर्तित हो जाएगा, 2SO3। तो अभी ये केवल एक अभिक्रिया है जो कि एक नॉर्मल गति से ये चल रही है, मगर जैसे इसके अंदर हम क्या कोई उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, कोई उत्प्रेरक का यूज़ करेंगे, तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें अगर हम चाहे तो एक और उदाहरण लिख सकते हैं, 2KClO3 = 2KCl + 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो इसके अंदर हम जो उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो वो कौन सा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। आपके यहाँ पर जैसे ये जो हमने उत्प्रेरक लिखा है, इस उत्प्रेरक की जगह आपसे यहाँ पर कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे एक्स वगैरह दे दिया जाएगा, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा, या फिर इस तरीके से अभिक्रिया देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस अभिक्रिया में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है। तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो होता है इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक है जो कि अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। अब इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी जाता है। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, हमेशा एथिल अल्कोहल में मिलाकर रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या करता है कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फोजिन नामक गैस बनाता है, जो कि एक विषैली गैस होती है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करें 2CHCl3, ये तो क्या है अपने पास क्लोरोफॉर्म।
ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म जैसे वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आने के बाद ये क्या होता है, एक गैस का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं फोजिन। फोजिन के नाम से इस गैस को जाना जाता है। इसका ये निर्माण करता है और निर्माण करने पर क्या होता है, ये विषैली, एक तरीके से विषैली गैस का काम करती है। तो इस फोजिन नामक गैस के निर्माण को रोकने के लिए या इसकी गति को कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एथेनॉल की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, एथेनॉल, C2H5OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथेनॉल। तो ध्यान रखना फ्रेंड, ये मोस्टली पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा क्यों मिलाई जाती है, या क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया करके कौन सी गैस का निर्माण करता है। तो ये हमें मोस्टली याद रखना है। ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है और ये क्वेश्चंस बनता है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपकी क्वेश्चन नंबर 32 भी है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो यही है कि एथिल एल्कोहल क्यों मिलाकर रखा, क्लोरोफॉर्म में एल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है। तो इसके पीछे कारण यही है कि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, वायु के संपर्क में आने पर एक गैस बनाता है, फोजिन नामक गैस बनाता है जो कि हानिकारक होती है। तो इसकी गति को कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म में थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जो कि क्या करती है, इसकी गति को कम कर देता है और ये क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 32 है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका तीसरा है श्वेतो उत्प्रेरक। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कार्य के आधार पर 4 प्रकार के, जिनमें से धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक और तीसरा है अपनी ये स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वतः उत्प्रेरक क्या है कि कोई अभिक्रिया चल रही है और उस अभिक्रिया में पहले फर्स्ट में जो थोड़ा सा पदार्थ बना, वही पदार्थ क्या करे, उसमें उत्प्रेरक का काम करने लग जाए, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्वतः उत्प्रेरक का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर अपने पास है एथिल एसीटेट, उदाहरण हम इसका लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, एथिल एसीटेट। अब ये एथिल एसीटेट क्या होता है, ये आपस जैसे जल से इसने क्रिया करी और जैसे क्रिया शुरू होती है तो इधर क्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। और ये एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर जो ये एसिटिक अम्ल बनता है, ये एसिटिक अम्ल बनने तक तो इस क्रिया को कुछ समय लगता है और जैसे एथिल एसीटेट बनता है ये क्रिया तुरंत तेज़ी से हो जाती है। मतलब ये एथिल एसीटेट क्या करता है, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है और जैसे ये बनता है, बनने के बाद ही क्रिया की गति तेज कर देता है और वो क्रिया क्या हो जाती है, जल्दी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार से स्वतः उत्प्रेरक। तो आप इसको ऐसे ही ध्यान रख लो केवल कि स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ स्वतः ही उत्प्रेरक का काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। फोर्थ इसमें जैव उत्प्रेरक। फोर्थ क्या है इसमें, जैव उत्प्रेरक। अब जैव उत्प्रेरक क्या होता है, तो जैव उत्प्रेरक का एक सिंपल सा फ्रेंड्स, ये जीवों से रिलेटेड है। मतलब जैसे मान लो हमसे रिलेटेड है, एक तरीके से जीव जंतु या मनुष्य। ठीक, तो जैव उत्प्रेरक में उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, जो एंजाइम्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंजाइम्स को बॉडी के लिए क्या माना जाता है, उत्प्रेरक। जैसे टाइलिन, माल्टेज, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से उत्प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे माल्टोज। माल्टोज जो बॉडी में बनता है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो माल्टेज नामक उत्प्रेरक होता है, ये उसको किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये माल्टेज क्या है, यहाँ पर एक तरीके से जैव उत्प्रेरक। तो इसका ध्यान रखना फ्रेंड, जैव उत्प्रेरक के उदाहरण हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स है, ये सभी क्या है, जैव उत्प्रेरक के उदाहरण होते हैं। एंजाइम्स हम पढ़ेंगे लेसन 2 में, उसमें हम सभी एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इसमें हम आप मान सकते हो जैसे टाइलिन, माल्टेज,
यूरिएज, ये सभी क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अभी अवस्था के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होते कार्य के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। ठीक है, तो फ्रेंड्स अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी और एक होता है इसमें विषमांगी। उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। तो बहुत सिंपल सा है फ्रेंड्स। समांगी उत्प्रेरक में मतलब इसमें क्या है कि जो उत्प्रेरक हम यूज़ कर रहे हैं वो क्रियाकारक, बनने वाला पदार्थ, उत्पाद, जो प्रोडक्ट जो बनता है, ये तीनों ही क्या हो कि ये समान भौतिक अवस्था में हो। ये तीनों क्या हो, समान भौतिक अवस्था में। जैसे कि हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन और ये बनने वाला पदार्थ, जो हमने फर्स्ट में जो समीकरण लिखी थी सेम वही है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है फ्रेंड्स कि ये भी गैस और ये भी क्या है, गैस। अब इनमें जो उत्प्रेरक डाला जा रहा है और वो भी गैस है, तो ये सभी क्या है, समान भौतिक अवस्था में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। बहुत सिंपल सा टॉपिक है फ्रेंड कि क्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों ही अगर समान भौतिक अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। मोस्टली के बनने वाला उत्पाद और उत्प्रेरक यदि समान भौतिक अवस्था में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब दूसरा इसका अपोजिट है विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक। अब विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें उसका अपोजिट, यदि क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, गैस, प्लस हाइड्रोजन भी क्या है यहाँ पे, गैस। अब इधर जो पदार्थ बन रहा है, बनने वाला पदार्थ तो अपने पास क्या है, तो NH3 अमोनिया, ये भी क्या हो गई, एक तरीके से अपने पास गैस। मगर अब इसके अंदर जो उत्प्रेरक डाला जा रहा है वो उत्प्रेरक है अपने पास फेरस, आयरन, Fe, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो अब ये क्या है, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में, ये तो गैस अवस्था में और ये सॉलिड अवस्था में इसमें डाला गया उत्प्रेरक। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरक का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि उत्प्रेरक क्या होता है, दो अवस्था में होता है, समांगी और विषमांगी। यदि तीनों समान भौतिक अवस्था में हो तो समांगी उत्प्रेरक, और यदि उत्प्रेरक और क्रियाकारक उत्पाद भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है ये पूछ भी लिया जाता है कितनी दफ़े कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। और ये क्या है, ये एक तरीके से ये तो लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, ठीक, वनस्पति घी ये लिक्विड हो गया। मगर जो उत्प्रेरक हमने लिया वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो ये विषमांगी का उदाहरण भी है, मगर इसका क्वेश्चन ये बनता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखना, इसमें उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसके बाद हम बात करेंगे उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस टॉपिक में से जो मोस्ट क्वेश्चन 2 बनते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ऋणात्मक उत्प्रेरक आप अच्छे से पढ़ लेना, क्लोरोफॉर्म वाला जरूर पूछा जाता है। और एक ये लास्ट जो अभी हमने बात करी, वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।